प्यारे विद्यार्थियों, एक लंबे अंतराल, क्योंकि हमारा 2-3 दिन का अंतराल हो गया, हम क्लास नहीं बना पाए। मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया था तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, और आज जैसे उसको ठीक करवाया है तो हम उसको नई क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। एक भाग हमारा बाकी था, अम्ल, क्षार और लवण। इसका तीसरा पार्ट हम आज लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज आपका ये टॉपिक भी लगभग समाप्त हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में सामान्य तो पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक देखें तो आप इसको, कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको अंत में जाते जाते कि जो परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, और उनको आप याद कर लें, पक्का लिख लें, ताकि आपके लिए काम करेंगे। आप हमारे इजी वे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को इसका फायदा मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान सब में बांटना चाहिए और बांटते रहना चाहिए हमें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर। इसमें मैं एक नई जानकारी के साथ आपको शुरुआत करता हूं कि हमने पढ़ा धातु के ऑक्साइड। बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद कर लें आप। प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। मैंने बताया था आपको कि लवण और जल जिस अभिक्रिया में बनते हैं वो अभिक्रिया कैसी होती है। वो अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जिसके प्रोडक्ट लवण और जल हैं वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो और उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम कब हुई, जब एक अम्ल हो और एक क्षारक हो। अब हमने कहा अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइड, अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइड अगर हम क्रिया करवा रहे हैं तो वो लवण और जल दे रहे हैं, उदासीनीकरण कर रहे हैं, तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हुई, कैसे है, क्योंकि अम्ल तो है ही है, तो सामने वाला कैसा है, क्षार है, तो ही उदासीनीकरण होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है। हमें लिखना है क्षारीय होती है। अब इसी का उल्टा हम देखें अधातु के ऑक्साइड, क्या देखें, अधातु ऑक्साइड प्लस क्षारक, यहां क्षारक आ गया, गिव्स आउट लवण प्लस जल। ये भी कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया है तो यहां अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षार के साथ क्या मिला है तो लवण और जल बनता है, अम्ल मिला है, तो इसका मतलब अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। परीक्षा में पक्का याद रख लेना आप, पूछा जाता है ये प्रश्न, कई बार पूछा भी गया है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया। आप पक्का याद रखें, भूले नहीं, लिखना हो तो लिख लें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक, अब क्या हमने देखा कि अम्ल और क्षार कितना पावरफुल है। सभी अम्ल एक जैसे नहीं होते, कुछ अम्लों को हम खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं कि हमारी चमड़ी पे डालते ही जल जाएंगे, हम जल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो उनकी प्रबलता है। अम्ल और क्षार की प्रबलता को कैसे नापें, तो उसको नापने के लिए हमारा एक स्केल होता है जिसको कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं, अम्लता व क्षारकता को मापने का
इकाई या जो नापने का जो स्केल है, इसको स्केल कहते हैं, और उस स्केल का नाम है pH स्केल। pH स्केल याद रख लें, क्या कहते हैं, pH स्केल। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं कि pH स्केल है क्या, कैसे पता करें pH होता क्या है। तो हम pH स्केल और कुछ नहीं है, इस pH स्केल का अर्थ है, pH का अर्थ क्या है, विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता। मैंने बताया था अपन ने, जब जल में जब विलय किया जाता है अम्ल और क्षार को, तो क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था बताइए, अम्ल को जब मान लो जैसे ये अम्ल HCl का मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये किस में बढ़ जाता है, H प्लस OH माइनस Cl माइनस आयनों में विभाजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है जल में। ओके, तो जल के विलयन में अम्ल H प्लस या और जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया तो वो H प्लस और Cl माइनस में होगा। H2SO4 है तो वो कैसे विभाजित हो जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयनों में, धन आयनों में। तो हम ये जो H प्लस आयन देते हैं अम्ल, इसकी सांद्रता से पता लगाते हैं कि अम्ल या क्षार कितना प्रबल है। जितने अधिक H प्लस आयन किसी विलयन में होंगे वह अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। अम्ल की प्रबलता का माप क्या है, अम्ल और क्षार की प्रबलता का माप क्या है, तो हम कहेंगे अम्ल व क्षारक की प्रबलता का मात्रक उनके जलीय विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब किसी विलयन जल में अम्ल को या क्षार को घोलते हैं तो उसका जो विलयन तैयार होता है, तो जब वो घुलते वक्त वो अम्ल H प्लस आयन और OH माइनस में विभाजित हो जाता है, या H प्लस आयन और Cl माइनस आयनों में विभाजित हो जाता है, और वह जो H प्लस आयन जितने वो प्रदान करता है अम्ल की एक परिभाषा ये भी है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो जो विलयन जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। तो अम्ल और क्षारक की प्रबलता का माप हमने H प्लस आयन की सांद्रता जलीय विलयन में के आधार पर तय की, और इसी को pH स्केल कहते हैं। अब मैं pH स्केल के बारे में कुछ बातें बताता हूँ, पक्का याद करें, ये चित्र भी कई बार पूछा जाता है, थोड़ा सा समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, pH स्केल इस तरह से आप देख लीजिए, ये एक कोई बैंड है हमारा, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में है, और हाइड्रोजन आयन दूसरे होते हैं OH माइनस। ठीक है, ये एक लाइन है, हमने दो भागों में बांट दिया, दोनों बराबर भाग है। चित्र में थोड़ा ऊपर नीचे दिखे तो वो सोचना नहीं, पर ये दोनों बराबर भाग है। अब हमने कहा इधर हमारी H प्लस आयन की सांद्रता है और ये है OH माइनस आयन, और यहाँ पे है H प्लस आयन की सांद्रता। इसमें देखें तो मैंने क्या कहा था कि कोई अम्ल कितना प्रबल है, किससे पता चलेगा, कि H प्लस आयनों की सांद्रता से। H प्लस आयन हम इधर से देखते हैं तो ये जैसे जाते जा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे हाईएस्ट है। ठीक है ना,
तो यहां जो भी इस परास का जो अम्ल होगा वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। अब देखो इसका हम एक बीच का पॉइंट बना देते हैं। ये स्केल टोटल 14 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 14 भाग, याद रखें, 0 से लेकर के, ये 0 है, ठीक है, ये मान लो 7 है और ये 14 है। सभी नंबर भी लिख सकते हैं हम चाहे तो बराबर गैप कर करके, ठीक है, लेकिन आप समझिए क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखे हैं कि सबसे प्रबल अम्ल 0 pH जिसका होगा, ठीक है, और सबसे प्रबल क्षार हो जाएगा क्योंकि OH माइनस आयन की सांद्रता क्षार को बताती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रबल क्षार होगा वो उसका pH 14 होगा। और बीच में जो 7 pH 7 क्या कहलाता है? उदासीन है। कैसा है आप याद रख लें, उदासीन। ये मध्य की रेंज है, ना तो अम्ल है ना क्षार है। क्या है? ना तो अम्ल है ना क्षार है। pH 7, pH 7 से कम। अब याद रखें जब pH 7 से कम है, देखो 7 बड़ा है pH से, pH जब 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय या अम्ल होगा, ठीक है। और pH 7 से ज्यादा है, से ज्यादा का निशान है, ये गणित का ध्यान रखें, से ज्यादा, pH ज्यादा है 7 से, तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो इस चित्र को लिख दे, मैंने जो बनाया है ये चित्र भी बना दे, ये लिख भी दे। मैं एक बार वापस समझा देता हूं। pH 7 मध्य का है, यहाँ H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों बराबर होते हैं। H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए दोनों मिलकर के जल बना देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी ना तो अम्लीय रहेगा जलीय विलयन, ना ही क्षारीय रहेगा। लेकिन जैसे ही 7 से कम जाते हैं तो H प्लस ज्यादा है। H प्लस ज्यादा होना मतलब अम्लीयता होना, और इधर जैसे ही हम 7 से ऊपर जाते हैं तो OH माइनस ज्यादा होता जा रहा है, तो ये क्षारीयता ज्यादा होती जाती है। समझ में आ गया होगा। pH स्केल क्या होता है? pH स्केल का चित्र बना सकते हैं आप। यहाँ 2 कलर अलग ले सकते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता का कलर अलग ले लिया, इसकी सांद्रता का कलर अलग ले लिया, तो समझने में थोड़ा इजी हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। यह pH 14 वाला क्या होगा? प्रबलतम क्षार है ना, प्रबलतम क्षारक होगा। और इधर 0 वाला प्रबलतम अम्ल, 0 pH वाला। 7 वाला उदासीन। उदासीन कौन होते हैं आपको बताया था। इन तीनों में से लवण क्या होंगे? लवण। लवण का pH कितना होता है सामान्यतः पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? 7। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? काफी कुछ मैंने इसमें समझाया है, फिर भी समझे। H प्लस आयन की सांद्रता हमें pH स्केल को निर्धारित करने में मदद करती है। जितना हमारा H प्लस आयन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारी उसकी अम्लता ज्यादा होगी, ठीक है। आगे चले हम। अब हमारे दैनिक जीवन में कई चीजें ऐसी हैं जिनका pH कितना है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट में लिख रहा हूं, आप भी लिखें, जल्दी से लिखें। तो किसका pH कितना है प्रश्न पूछा जाता है। जो दैनिक जीवन में कई चीजें हम देखते हैं उनका pH कई बार पूछ लिया जाता है। तो मैं 5-6 चीजें यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ, फटाफट लिखें। जो हम खाना खाते हैं, जठर रस क्या होता है? जठर रस, इसके pH का मैंने ये लगा दिया, pH कितना होता है, ठीक है। जठर रस, नींबू का रस पूछा जाता है, नींबू के रस का pH कितना होता है, प्रश्न ऐसे आता है। समझ में आ रहा है?
इनमें से एक ना एक आ ही जाता है, पूछा ही जाता है बार बार। ठीक है, तो आप बिल्कुल इनको पक्का रख डालें। फिर है हमारा शुद्ध जल का पीएच, कई बार पूछा गया, बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है शुद्ध जल। फिर हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना है? ठीक है, इसका पीएच। और फिर एक और ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH भी कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखते जाए इनको। जठर रस का पीएच देखो, हमारा जब हम बायोलॉजी के चैप्टर लेंगे उस समय हम पढ़ेंगे, पाचन में आता है कि हमारा आमाशय जो होता है वहां जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस में HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल। और जठर रस कितना आप सोचेंगे, इतना अम्लीय, सबसे प्रबल अम्ल है 1.2। पीएच कितना होता है? 1.2। सोचिए, ऐसा अम्ल हमारे पेट में है, होता है, रोज स्रावित होता है, लेकिन हमारा आमाशय फिर भी काम करता है। भोजन के पाचन के लिए अम्ल जरूरी है। तो कैसे बचते हैं ये हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्यों हमारे ये अंदर के भागों को जला नहीं देता है, ये प्रश्न भी आता है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। नींबू के रस का 2.2। ठीक है, देखो मैंने कहा 7 से कम है पीएच, इसका मतलब ये क्या है? अम्लीय है। और जितना कम, कौन ज्यादा अम्लीय? नींबू का रस ज्यादा अम्लीय है या जठर रस? तो हम कहेंगे जठर रस ज्यादा अम्लीय, क्योंकि उसका पीएच और कम है। ठीक है, फिर शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच 7.4, सॉरी, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। कैसा है जल? कैसा होता है? उदासीन होता है। समझ में आ गया? लवण जैसा उदासीन होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। कितना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। कितना हो गया? समझ में आ रहा है? तो सबसे प्रबलतम अक्षर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसा अक्षर है? प्रबल अक्षर है। आपको परीक्षा में पूछा भी जाता है, एक प्रबल अक्षर का नाम बताइए, तो फटाक से अपने को याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच 14 होता है। एक प्रबल अम्ल का नाम बताइए, मैंने कहा जठर रस में क्या होता है? HCl होता है, तो HCl प्रबल अम्ल है। ठीक है, फिर हम शुद्ध जल का पीएच कितना होता है ऐसा भी पूछा जाता है 7। एक और मैं बता देता हूं, हमारे रक्त का पीएच कितना होता है? हमारा रक्त कैसा है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? देखिए, बताइए, आप ही उत्तर बताना, कैसा है रक्त? मानव लिख दो ताकि ठीक रहेगा। रक्त कहीं अलग अलग होता है, थोड़ा सा कहीं चेंज हो सकता है पीएच, लेकिन ठीक है। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। ठीक है ना? तो इस तरह से ये पीएच की एक रेंज आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया, ये 1 नंबर आपका पक्का करेगा। ठीक है, अब हम एक और लिस्ट बनाएंगे कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसा भी हमारा एक आएगी वो लिस्ट, वो भी हम बात करेंगे। छोटी छोटी बातें और करें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 है हमारे शरीर में। देखिए, अब एक पूछा जाता है प्रश्न कि जब अम्लता हो जाती है हमारे पेट में, क्या हो जाती है? अम्लता, जिसको हम सामान्य भाषा में एसिडिटी, अंग्रेजी का शब्द है लेकिन सामान्य हो गया आजकल, हम सब एसिडिटी कहते हैं, अम्लता कोई नहीं कहता है। तो मेरे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को पूछो तो क्या कहेगा? एसिडिटी हो गई है। ठीक है ना? तो एसिडिटी अम्लता कहलाती है। तो उसमें क्या हो गया? हमारे शरीर में अम्ल ज्यादा स्रावित हो गया। कभी हम ज्यादा भूखे रह जाते हैं, लंबे समय तक खाना नहीं खाया, लेकिन उस समय क्या होता है? जठर रस तो स्रावित हो जाता है, तो उसके लिए जो पचाने के लिए खाना नहीं होता, तो वो उसको एसिडिटी क्रिएट कर देता है, है ना? तो अब अम्लता से हमें खट्टे डकार आते हैं, आपको भी आते होंगे, कभी कभी देखा होगा कि एकदम गले में जलन सी होने लग जाती है, पानी खट्टा सा आता है हमारे मुंह में। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करें? तो उसको खत्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। आप पक्का याद कर लें। ठीक है, अति अम्लता का उपयोग शरीर में, ठीक है ना, पेट में अम्लता को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और क्यों किया जाता था? आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसका पीएच 10 है, ये एक क्षार है, और हमारे पेट में क्या बन गया था? अम्ल। तो
अम्ल और क्षार दोनों मिल करके उदासीन हो जाएगा, नमक लवण और जल बन जाएगा, तो हमारी जो प्रॉब्लम है अम्लता की वो खत्म हो जाएगी। उसके कारण जो हम परेशान हो रहे थे नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो उदर का पीएच ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच की बात हुई। एक और ये पीएच के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा, हम रोज कहते हैं, स्कूल में भी बच्चों का सुबह ब्रश किया नहीं किया, छोटे बच्चों को पूछा जाता है, बड़े बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के वो करते ही होंगे, समझ रहे होंगे आज तक, और नहीं समझे तो आज भी समझ लें कि क्यों हमें रात को सोते समय भी ब्रश करना चाहिए, सुबह सुबह ही नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात को ब्रश करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको हम बता दें कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो अन्न हमारे मुंह में दाने फंस जाते हैं दांतों में और इसमें आसपास में, और वो दांत वो है वहां पे कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, वो बैक्टीरिया उस खाने को अम्ल में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? अम्ल में। और वो अम्ल हमारे दांतों के इनेमल, जो ऊपर चमकीली जो चिकनी सतह होती है दांतों की व्हाइट, उसको नुकसान पहुंचाती है और धीरे धीरे वो दांत सड़ जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, टूटने लगते हैं अम्ल के कारण। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? रात को ब्रश करते हैं, और जो आपके कोलगेट या जो भी नाम ले, आपका डाबर हो या कोई भी टूथपेस्ट कहते हैं जिसको हम, दांतों को साफ करने का मंजन, वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, जिससे उसको दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लें हम रात को, तो रात भर हमारा दांत उसमें अम्ल नहीं बनेगा और दंत क्षय नहीं होगा या कम होगा। ठीक है, आगे चले हम, ये बात भी आप समझ लीजिए। आगे अब पशु और पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षक, अपन जानते हैं, आपने देखा होगा कि गांव के बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से पता भी है, ये लिख दिया होगा आपने। मैं आगे चलता हूं, ठीक है, कि हमें कभी हम खेतों में पेड़ों के नीचे खेलते हुए बैठे हुए, तो हमें चींटी काट लेती है और हमें एकदम जलन सी लाल लाल हो जाता है वहां पे और जलन होने लग जाती है। ठीक है, तो चींटी के काटने से जलन क्यों हुई? तो चींटी ने क्या करा, हम अपनी रक्षा के लिए चींटी के अंदर अम्ल पाए जाते हैं और वो अम्ल हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है, तो चींटी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, और वो अम्ल के कारण हमें जलन होती है। इसी तरह मधुमक्खी काटती है तो वो भी हमारे शरीर में अम्ल डाल देती है और हमें बहुत देर तक जलन होती है, वो भाग सूज जाता है। और लोग इलाज क्या बताते हैं? चूना लगा दो। तो चूना क्या है? क्षार है, तो उसके साथ वो इंटरेक्ट करके थोड़ा ठीक कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और उसका इसी तरह से एक नेटल होती है, नेटल के डंक, नेटल करके भी ऐसा, तो वो अपने शरीर में मेथेनोइक अम्ल डाल देती है। ये पूछा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रख लें, लिख लें। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, जाता है, ठीक है। तो हम नेटल के डंक में आंसर है, उत्तर इसका मेथेनोइक अम्ल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, आप पक्का याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ लिख दूंगा VVIMP का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। समझ में आ रहा है? मेथेनोइक अम्ल कौन सा अम्ल है नेटल के डंक में? इसी तरह से यही पूछा जाता है, इसी का उल्टा एक बार और पूछा जाता है चींटी के डंक में, तो भी उत्तर यही है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये प्रश्न 1 नंबर के, 1 से 11 प्रश्न हमारे 1-1 नंबर के आते हैं बोर्ड में 10वीं में, तो इसमें ये प्रश्न कई बार पूछे गए, आप देखें पुराने पेपर उठा के, और पूछा जाएगा, आप आगे से ध्यान रखें। तो और भी मैं लिखवा रहा हूँ 8-10 5-6 चीजें और लिखवा रहा हूँ, जिनके सामान्य पदार्थ जो है उनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम बताएं। तो मैं वो लिख रहा हूँ, फटाफट आप लिख लें, ठीक है। वापस मैं एक सारणी बना देता हूँ, ठीक है। प्राकृतिक पदार्थ, अम्ल का नाम, ठीक है, ये है, ठीक। ये सारणी हम बना, ठीक। 1 नंबर में पॉइंट से फटाफट लिखते जाऊंगा।
सिरका। सिरका क्या होता है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, जब आगे पार्ट में आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं, ये मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक, सॉरी एसिटिक अम्ल होता है, और ये 10% जो एसिटिक अम्ल का 10% विलयन होता है उसको हम सिरका कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है, सिरका का में सिरका कौन सा अम्ल है, या सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल, ठीक है। और 2 नंबर पे हम देखें, 1 नंबर था हमारा, और भी है, मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूं, पर इसी से दिखवा दें बुक के हिसाब से तो आपको ठीक रहेगा। संतरा, नींबू, दोनों में एक ही पाया जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। साइट्रिक भी कहते हैं कोई कोई, तो कोई घबराना नहीं है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तीसरा, नींबू का भी मैंने बता दिया, नींबू का भी पूछा जाए यही है, ठीक है। इमली, टमाटर, फटाफट लिख देते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में तो हम कहेंगे टार्टरिक अम्ल, लिख दीजिए आप, टार्टरिक अम्ल इमली में। 4 नंबर क्या है हमारा, दही लिख दो, कोई बात नहीं, जो भी क्रम चलेगा। दही का मतलब, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। ऐसे पक्के प्रश्न इस पे पूछे ही जाते हैं, आप पक्का याद कर लें, ठीक है। और भी मैं बता देता हूँ, नींबू का मैंने बोल ही दिया, लिखना जरूरी हो क्या, लिखें क्या, नहीं लिख के तो चलेगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। क्लास लंबी हो रही है, इसलिए मैंने चीटी और नेटल का अलग बता ही दिया था आपको, तो ये सब आप पक्का याद रख लें, ओके। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ पढ़ते रहें, तो मैं आपको पक्की गारंटी देता हूं कि विज्ञान में आपके 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश हम करेंगे और पक्के आएंगे, ठीक है। आप जो इंपॉर्टेंट में कहता हूँ, जहाँ VVIP लगा दिया, इंपॉर्टेंट लगा दिया, ये सारणी है, ऐसी सारणियां रट डालो, ठीक है ना। मैं परीक्षा के समय और तैयारी करवाऊंगा, अलग अलग सारणियां लेके हम हर दिन आएंगे, लेकिन आप इन वीडियोस को बराबर देखते रहें। मैं चाह रहा था इस तीसरे वीडियो में इसको कंप्लीट कर देता, लेकिन चैप्टर वीडियो आप बहुत लंबी हो चुकी है, और चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको मैं अवॉइड नहीं करना चाहता, उसको मिस नहीं करना चाहता, तो इसलिए एक चौथे वीडियो के साथ हम और हाजिर होंगे तुम्हारे साथ, आपके साथ में, और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।